Namaskar, welcome to DD News. I'm Sakal Bhatt and with me is Arindra Pratap Singh, and you are watching the uninterrupted, continuous and special coverage on Union Budget 2016-17, Sabka Budget, here only on the National Network. And in the next 1 hour, we're going to talk about the big takeaways, the many firsts that this particular budget has seen. Comprehensive analysis since morning, but in this particular slot we're going to talk about the macro parameters and what does it really have to offer to pro-farmer, pro-people, pro-women and pro-senior citizen budget as defined by Prime Minister Narendra Modi himself, that this is budget for the people of India, and also by the Finance Minister that this is going to be a game changer and a transformative budget. All that and much more only on DD News. बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं, जिस बात का बहुत लंबे वक्त से इंतजार था, बातें बहुत होती थी, लेकिन फोकस करके जिस तरीके से गांव, गरीब और किसानों को लेकर तमाम योजनाओं का जिक्र किया गया है, बातें कही गई हैं, कम से कम इस बात को प्रूफ करता है कि किस तरीके से ये सारी चीजें अपने आप में आज के बजट में देखने को मिली। तो जाहिर सी बात है, पूरा दिन हम लगातार इन सब चीजों पर बारीकी से पहलू पे विस्तार से बात करते रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीजें क्या है उसको सबक के तौर पे, बड़ी पिक्चर क्या है उसको समझाने के तौर पे हम आगे एक घंटे में बात करेंगे। लेकिन बजट में क्या क्या बातें खास हैं जिनका कि सीधा सरोकार आम लोगों से, जरा पहले उनको समझते हैं, बजट की मुख्य बिंदुओं को, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सुबह से ही देश की जनता वित्त मंत्री अरुण जेटली के उस पिटारे के खुलने का इंतजार कर रही थी जिसमें था देश के आय और व्यय का लेखा जोखा। ठीक 11 बजते ही अरुण जेटली ने जब लोकसभा में 2016-17 का बजट पेश किया तो हर किसी के लिए कुछ न कुछ देने की कोशिश की। हालांकि उनका सबसे ज्यादा जोर गांव, गरीब और किसान और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर रहा। केंद्र सरकार अगले 5 साल में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। सूखे से जूझ रहे देश के अधिकतर हिस्सों के लिए इस बार का बजट मरहम के तौर पर आया है। गांव के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 87,765 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जो इस योजना के लिए अब तक की सबसे ज्यादा रकम है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में साफ तौर पर उन 9 क्षेत्रों का जिक्र किया जिन पर सरकार का फोकस है। Our agenda for the next year, therefore, is to transform India in this direction. My budget proposals are therefore built on this transformative agenda with 9 different pillars. They include 1. Agriculture and farmers' welfare with a focus on doubling farmers' income in 5 years. 2. Rural sector with emphasis on rural employment and infrastructure. 3. Social sector including healthcare to cover all the under welfare and health services. 4. Educational skills and job creation to make India a knowledge-based and productive society. 5. Infrastructure and investment to enhance efficiency and quality of life. 6. Financial sector reforms to bring transparency and stability. 7. Governance and ease of doing business to enable people to realize their full potential. 8. Fiscal discipline, prudent management of government finances and delivery of benefits to the needy. 9. Tax reforms to reduce compliance burden with a faith in the citizenry. बजट में आम आदमी और नौकरी पेशा के लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता टैक्स की होती है। सरकार ने 5 लाख से कम आमदनी वालों को 3,000 रुपए की अतिरिक्त राहत दी है। हालांकि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आय पर सरचार्ज बढ़ा दिया गया है। ऐसे कर्मचारी जिनके पास मकान नहीं है उनके लिए मकान भत्ता 24,000 से बढ़ाकर 60,000 किया गया है। साथ ही पहली बार घर खरीदने पर ब्याज में छूट मिलेगी। वित्त मंत्री ने महंगाई पर काबू और वित्तीय घाटे के नियंत्रण को सरकार की बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर अवस्था से गुजर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूत बनी हुई है। वित्त मंत्री ने शायरी के जरिए समझाया कि कैसे खराब हालात में मिली अर्थव्यवस्था को बेहतर उड़ान दी जा रही है। कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौर मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको कि इन हालात में आता है दरिया करना पार हमें। वित्त मंत्री ने मौजूदा हालात में अर्थव्यवस्था को और आगे ले जाने के लिए 3 स्तर पर काम करने के सूत्र भी बताए। It has 3 serious implications for us. First, we must strengthen the firewalls against these risks by ensuring macroeconomic stability and prudent fiscal management. Secondly, since foreign markets are weak,
We must rely on domestic demand and Indian markets to ensure that the Indian growth does not slow down. And third, we must continue with the pace of economic reforms and policy initiatives to change the lives of our people for the better. सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो हर परिवार को 1 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान करने का सरकार ने क्रांतिकारी ऐलान किया है। कुल मिलाकर मोदी सरकार के तीसरे आम बजट में गांव, किसान, खेती, ढांचागत सुविधाओं के विकास और कमजोर तबकों को मजबूत करने पर रहा है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। तो बिल्कुल अपने आप में गांव, गरीब और किसानों को लेकर ज्यादा फोकस नजर आ रहा है और क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को एक दिशा मिलेगी और बेहतर तरीके से अर्थव्यवस्था काम कर सके, साथ ही साथ सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों को भी गति मिल सके। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ मेरे दाईं तरफ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर गौरव बल्लभ साहब, जो कि जाने माने अर्थशास्त्री। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हैं, आप भी अर्थशास्त्री हैं और बारीकी को समझते हैं कि बजट की खबरों के बीच में कौन सी खबर है जो आम लोगों के लिए समझना जरूरी है। बहुत स्वागत है। तीसरे खास मेहमान डॉक्टर तजामुल हक साहब हैं, आप फॉर्मर चेयरमैन हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। इसके अलावा आप जो आर्थिक गतिविधियों में खासतौर से जो कृषि का जो मामला है, खेती किसानी का, उसको बारीकी से समझते हैं। हक साहब, शुरुआत आपसे। आपको क्यों लगता है कि एक तरीके से ये बजट कहीं ना कहीं ज्यादातर खेती किसानी और किसानों पे ही फोकस करता नजर आ रहा, कम से कम वो सेक्टर जिसके बारे में बात बहुत लंबे समय से हो रही थी, लेकिन फोकस टारगेटेड तरीके से प्रावधानों का जिक्र कम से कम इस बार के बजट में साफ तौर पे दिख रहा है? जी, एक तो आपने देखा कि मेरे ख्याल से तो मैं इसको कहूँगा कि किसानों के लिए और गांव के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है सरकार की तरफ से। कई सालों से लोग कह रहे थे कि सरकार जो है सेंसिटिव नहीं है फार्मिंग सेक्टर के लिए। मेरे ख्याल से क्लियरली दिखाया है इस बजट ने कि सिर्फ सेंसिटिव ही नहीं है बल्कि प्रोएक्टिव है, प्रो फार्मर, प्रो रूरल फोर जो है उसके लिए बजट है। दूसरी बात है जो प्रावधान वगैरह रखा गया, किसी ने मेरे ख्याल से इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन में इतना बड़ा एलोकेशन होगा। इससे पहले कई डिकेड्स में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड था इरिगेशन इन्वेस्टमेंट का। फॉर द फर्स्ट टाइम इसको रिवर्स करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट एलोकेट किया गया और खास करके रेन फेड एरियाज जो ड्राईलैंड एरियाज है वहाँ कैसे वाटर कंजर्व किया जाए और उसके लिए एक स्पेशल 2 तरह के प्रोग्राम्स आए। नाबार्ड के माध्यम से भी जो सिंचाई निधि का 20,000 करोड़ रुपया का अलग से कॉर्पस फंड करके, और दूसरा ऐसे भी वो मनरेगा का जो अमाउंट है उसको रेन फेड एरियाज में कैसे वाटर कंजर्वेशन के लिए फोकस किया जाए। जैसे तालाब और कुएं 5 लाख का जिक्र भी किया बिल्कुल, डग वेल्स और टैंक पॉन्ड्स डेवलपमेंट वगैरह के लिए। तो एक रीओरिएंट किया गया मनरेगा को उस तरह से रूरल डेवलपमेंट के लिए। एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट होगा ही, साथ साथ कैसे प्रोडक्टिवली उसको यूज किया जाए। अब तक था कि बहुत सारे लीकेजेस होते थे, पैसा का इधर उधर जाते थे, पता ही नहीं चलता था कहाँ गया मनरेगा का। फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से फोकस है कैसे प्रोडक्टिवली इरिगेशन के लिए, किसानों के लिए उसको यूटिलाइज किया जाए। तो एक बहुत बड़ा आई थिंक चेंज है ये, और मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा खेती बाड़ी में और किसानों के। Dr. Haq is calling it a change. Gaurav, as an economist, how do you really look at it? It's really going to be a big game changer in terms of a macro picture. We have seen in this particular budget very robust, in fact very aggressive push being given to the rural sector, whether it's e-governance, whether it's Panchayati Raj, whether, like Arin pointed out, pro-farmers, irrigational facilities, etc., all that. But this is something, wouldn't you say that this has been one of the many firsts that this budget has provided or perhaps brought it on the table? And would you say that this is going to be one of the most crucial and significant political aspect of the budget? Yes. One of the most crucial thing which I liked about this budget is movement from food security to income security. The finance minister had moved to income security of the people rather than giving the free food or free money, or he's trying to improve the income. Now we are having 3 sectors of the economy. Unfortunately, the agricultural sector, which employs around 55 to 60% of the manpower, is neglected as far as the allocations were concerned in the past. Now this time they had done one first thing, which is a pioneer thing, that first time agriculture and rural development were treated separately. We should not think that if we will improve agriculture, there will be rural development. Because rural development, if somebody is making, for example, a basket or handicraft,
So that is rural development. If I am empowering him, that is a rural development, nothing to do with the agriculture. So first time there is a different, they had tried to differentiate that agriculture is different, rural development is different. Now in agriculture, everybody knows there are few problems which everybody is aware of. We are aware of that our pulses price are shooting up because our demand is big and there is no production. So he had earmarked the fund. Everybody knows that the basic problem of Indian agriculture sector is the productivity problem. So he had transferred, made a good allocation. So this big push, Gaurav, this big push, the problems or the issues that you're enumerating are, do you think this is going to basically in a big way confront these issues that are already confronting the agrarian sector? But one thing, that agriculture is basically a state subject. You can allocate the resources, but execution lies with the state governments. So there comes, because a lot of allocations, Government of India is transferring 60% funds, 40% will be contributed by the respective state governments. Here comes the state issues. Here comes the cooperative federalism which Prime Minister is talking about. So I think with cooperative federalism, with a Team India mindset, Team India spirit, we are going to achieve a lot in the agrarian. Because from the day I started learning economics, I am reading one thing, that India is an agrarian economy. At least now it is realized. बिल्कुल उसको अगर किस तरीके से छुआ गया, अग्रवाल साहब आपको लगता है कि इस बजट के लिहाज से अगर आप देखें तो क्या आपकी नज़र में भी यही एक सबसे बड़ा पहलू निकल के आता है? अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें, किसानों की बात करें, जिस पे सबसे ज़्यादा जोर देने की बात की गई, और ये कोशिश भी इस तरीके से कि साहब टारगेटेड तरीके से किया जाए, एक अप्रोच ऐसी जो कि ग्राउंड पे कम से कम रिजल्ट ओरिएंटेड हो। आप सहमत है इस बात से? हाँ, देखिए ये दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू इस पूरे बजट एक्सरसाइज के हमें समझने चाहिए कि सब जगह चर्चा हो रही थी कि पिछले 2 साल से हमारा कृषि क्षेत्र में मानसून खराब थी तो किसानों की हालत या रूरल सेक्टर की हालत बहुत खराब थी। तो वह तो एक उसको ठीक करना बहुत बड़ा लक्ष्य था, प्रधानमंत्री ने भी कहा था, वित्त मंत्री जी ने भी कहा था, और उसके साथ ये था कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी करना है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना है। दूसरी तरफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या इकोनॉमी की आवश्यकता थी कि गवर्नमेंट अगर स्पेंड करे, गवर्नमेंट डिमांड क्रिएट करे इकोनॉमी में, तभी इकोनॉमी की साइकिल चढ़ेगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। तो वित्त मंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने मिलकर यह दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरह समावेश किया है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग तो इसमें 2,21,000 करोड़ की लगभग गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है, उसमें से मेजर पोर्शन वो रूरल सेक्टर में चला कर दिया। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका भी विकास होगा, साथ में जो इकोनॉमी के भी कैटलाइज करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ेगा, डिमांड क्रिएट होगा, तो प्राइवेट जो इकोनॉमी के जो प्राइवेट सेक्टर से उसको भी फायदा होगा। तो ग्रामीण क्षेत्र को विकास होगा, किसानों की हालत ठीक होगी, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का टारगेट क्लियर होगा, और उसके साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी को कैटलाइज करेगा। और इस सब के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात इस बजट की ब्यूटी मुझे लगती है वह है कि इस सारे इतने एक्सपेंडिचर को डिफाइन करने के बाद भी सरकार ने या एफएम ने फिस्कल कंसोलिडेशन या फिस्कल रोड मैप को बिल्कुल बरकरार रखा है। 3.9 का टारगेट। आपकी बात का मतलब ये इतने सामाजिक कार्यों को खर्चे के बाद भी अपना जो वित्तीय घाटे की बात है उसको एक तरीके से नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि मूडी है या इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज है, उनको भी सेटिस्फाई Gopal ji, I was coming to it. In fact, it's not only that the people of the country were actually eagerly waiting for the budget, but we have some international audience also. We were keenly watched. To regain that sort of confidence, what do you think the FM has brought on table, especially when we talk about how urban planning, is, it figures very prominently on the national agenda, smart cities concept. We've seen for the first time that investments in urban sector are really based on competition between the states, because Gaurav pointed out how states are going to be very crucial stakeholders. So from that perspective, how do you define this paradigm shift? This international community was looking forward that with the requirement of the domestic industry, can the finance minister shift from his budget prudence or economic prudence, and he may subvert the fiscal deficit, or he may not meet the target. That was a very big apprehension in the international community, but he has maintained this. He has taken the target to 3.5 for the next year. Even revenue deficit has been kept within targeted of 2.5.
even on the FDI sector, you see he has fulfilled the requirement of opening of the FDI and opened it in the agriculture food processing industry, where it will help this agriculture sector for their produce to be increasing their shelf life and procurement from the agriculture sector. कृषि क्षेत्र को भी FDI का उन्होंने ओपन भी किया है. तो मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे बजट का जो ओवरऑल व्यू परसेप्शन जब आदमी देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कृषि क्षेत्र को देखा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखा है, फिस्कल प्रूडेंस को देखा है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री की डिमांड को देखा है, बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत कुछ किया है. तो वो अभी चर्चा में आएगा. Very briefly, sir. Two things to tell quickly. Sure. One is that the most important thing of this budget, I think, according to me, is the focus on infrastructure development, whether it is rural roads, highways, ports, and then markets, overall national markets, rural power sector, like electrification of villages. The Prime Minister says every village will be connected in the next few years with electricity. And if you go into the details again, there are ways clearly defined how we will do it. So I think very clear kind of roadmap is there, clear kind of focus is there, and without infrastructure development of this kind, growth cannot be revived or made to happen at the rate of 7% or 8% or maybe 9 to 10% if you do it properly. So I think also, Arvind, in fact, an increase of 15% in the overall expenditure, which also reflects government's confidence in terms of taking these flagship programs ahead and implementing them on the ground. We're going to discuss all that, but right now we need to slip into a short break. You're watching Sabka Budget, Doordarshan's special coverage, uninterrupted special coverage on general budget. Stay with us. मन में 1 BHK उसके मन में 4 मेरे बंगले से दिखे सीधा समंदर पार 40वीं मंजिल पर चमकेगा स्टार अपना अपना घर होता है हर किसी का सपना और इस सपने को पूरा करे SBI होम लोन्स. आपका ऑफिस भारत है, जगह जगह है धूल की चादर, हर स्कूल हर कॉलेज भारत है, बेपरवाही का ये मन, हर सड़क हर गली भारत है, हर धरोहर हर घर भारत है. और भारत को स्वच्छ करने में कपड़े तो गंदे होंगे ही. जैसे आपने संकल्प लिया है भारत को बेहतर बनाने का, वैसे ही हमने भी संकल्प लिया है बेहतर को और बेहतर बनाने का. महाशक्तिशाली घड़ी इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. Introducing SBI Asset Backed Loan, a loan against mortgage or property, with simple and quick processing facility, best interest rates, and easy repayment options. SMS SBI ABL to 567676. बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो. कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में. बढ़ो 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 मेरे संग. An exclusive and easy finance option for e-commerce sellers. Introducing SBI Smart SME e-commerce loan, a collateral-free fast online loan. For more details, log on to www.sbi.co.in. आज का थोड़ा कुछ कल का बहुत कुछ बन सकता है. इसीलिए LIC का जीवन शिखर, one time premium equals long term benefits. LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी.
स्वागत है आप सभी का इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सबका बजट, और बजट को लेके जो कुछ भी तमाम मुख्य बिंदु हैं उस पर लगातार हम बात कर रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। गौरव, आपको लगता है कि मनरेगा को लेके भी बहुत बात हो रही थी, और अब जबकि 38,500 करोड़ रुपए का प्रावधान का आवंटन की बात की गई, आपको लगता है कि कम से कम सरकार की इस मंशा को दर्शाता है? भले ही राजनीतिक वाद विवाद कुछ भी हो, लेकिन अगर गाँव, किसान और गरीबों के भले की चीज़ है तो उसके लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। देखिए, एज ए प्रिंसिपल मनरेगा खराब स्कीम है ही नहीं प्रिंसिपली, पर उसका पिछले 5-4 सालों में क्या हो रहा था कि उसका नाम खड्डा खोदो खड्डा भरू टाइप ऑफ काम हो रहा था। आज, हो रहा था। आज खड्डा खोद रहे हैं, फिर भर रहे हैं, फिर खोद रहे हैं। अब इस बजट में उसको रूरल एम्प्लॉयमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन और इरिगेशन को मनरेगा से जोड़ा गया। ड्यूरेबल एसेट्स आल्सो। बिल्कुल। तो प्रोडक्टिव यूज ऑफ मनरेगा, क्योंकि मनरेगा को एक एज एन एम्प्लॉयमेंट स्कीम इसकी क्रिटिसिज्म करना थ्योरेटिकली नामुमकिन है, ठीक बात। पर एग्जीक्यूशन में ही इसकी समस्या थी कि भाई डमी नाम आ जाते थे, जो लोग मर चुके हैं उनके नाम से पेमेंट हो जाते थे, और ऐसा काम हो रहा था, लीकेज के अलावा अनप्रोडक्टिव काम। एक ही बार आज मिट्टी बिछाई सड़क पर, फिर मिट्टी हटाई, फिर मिट्टी बिछाई, फिर मिट्टी हटाई। अब इसको प्रोडक्टिव एसेट्स के लिए यूज करा गया है, तो निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एक छोटी सी बात और बताता हूं, हमारा देश है कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। हम कोई एक्सपोर्ट या हम एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी या चाइना टाइप हमारी इकोनॉमी नहीं है। अब कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी में 2 कंजम्पशन के पैटर्न है, एक अर्बन कंजम्पशन, एक रूरल कंजम्पशन। अर्बन कंजम्पशन पिछले 2-3 साल से ठीक ठाक चल रहा था। अब 55% लोग जो कि गांवों में है, उनका कंजम्पशन पैटर्न निरंतर रूप से कम होता जा रहा था। मतलब एवरेज पर कैपिटा इनकम पर फैमिली 2,500-3 हजार के आसपास है विलेजेस में पर मंथ। तो रूरल कंजम्पशन को कैसे स्टिमुलस दिया जाए ताकि कंजम्पशन डिमांड बेस्ड ग्रोथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और डिमांड बेस्ड ग्रोथ ना केवल शहरों में बल्कि गांवों में, उसका थ्रस्ट इस बजट में था। ठीक है, वो कम से कम साफ तौर पे चीजें दिखाई पड़ रही हैं। और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि इस थ्रस्ट को अगर एक और बजट रखा जाए तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। जी अग्रवाल साहब, आपको लगता है कि कम से कम रूरल इकोनॉमी में जब इस तरीके का इनफ्लो हमको देखने को मिल रहा है टारगेटेड तरीके से, अगर कम से कम ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो पहिया है अगर वो तेजी से घूमेगा, क्योंकि वो एक इलाका ऐसा जो थोड़ा सा अनएक्सप्लोर रहा लंबे समय से, कम से कम पूरी इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्टअप देगा। आप क्या उस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं बजट के प्रावधानों को? बिल्कुल। देखिए, पूरी इकोनॉमी साइकिल को ये बढ़ावा दे देगा, इसको साइकिल को रिवाइव करेगा, रिवैम्प करेगा। ये इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी भी है। और आप देखिए कि रूरल इकोनॉमी में सब किसानों की क्या समस्या थी, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। 60% की लगभग जनसंख्या हमारी कृषि क्षेत्र में एम्प्लॉयड है, और वो जीडीपी की मात्र 14-15% जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है। तो आप उसको एम्पावर जब तक नहीं करेंगे, उसको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज नहीं क्रिएट करेंगे, तो इसमें इस बजट में वो भी फोकस है। पशु पालन के बारे में काफ़ी इंसेंटिव्स दिए हैं, उसके बारे में काफ़ी नए आयाम भी खोले हैं। दूसरे कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में स्किल डेवलपमेंट के साथ, ताकि उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज मिले, और वह कृषि के ऊपर ही आधारित अगर कम होगा तो अपने आप में उनकी इनकम बढ़ेगी। तो जो टारगेट 2022 तक कृषि क्षेत्र के किसानों की दुगनी करने की बात है, वो जीडीपी में ही उनका पूरा बढ़ जाएगा, 24%, 14 से 28 हो जाएगा। यही नहीं, उसमें अगर डिपेंडेंस कम होगा तब भी उनकी आय बढ़ सकती है। इनपुट कॉस्ट कम करने के ऊपर फोकस है, एमएसपी वगैरह के ऊपर नहीं है। तो एक थोड़े से अलग दिशा से, डिफरेंट दिशा से सोचने का प्रयास किया गया है। Continuing with that thought, since we're talking about how this budget empowers rural India, Hadsab, 6 crore additional households will be covered under digital literacy scheme in next 3 years. I'm quoting one of the papers. Now, considering the Digital India campaign, which Prime Minister Modi has been most of the, in fact,
बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये जो आप जो बात करी बहुत ज़रूरी है। सकल ने जो बात का जिक्र किया, जिस तरीके से हम लगातार डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और ग्रामीण एक जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखा जाए, जिनके लिए योजनाएं बन रही हैं, अगर उन्हीं तक लाभ नहीं पहुंचेगा तो कैसे काम चलेगा। ये उस चीज़ पे सोचता हुआ भी एक तरीके से नज़र आ रहा है कि साहब अगर इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों को हम डिजिटल और साक्षर करके दिखाते हैं तो कम से कम वो फ़ायदा नज़र आएगा। आपको लगता है कि जो अप्रोच है वो कम से कम समग्र तरीके से काम करती है, सोच के साथ नज़र आ रही है? बिल्कुल है, खास करके इस तरह से भी नहीं देखें उसको पीसेस में, ओवरऑल होलिस्टिक वे में, अगर इंटीग्रेटेड वे में सारे बजट का पिक्चर देखें तो उसमें बड़ा क्लियर दिखेगा कि कैसे रूरल इकोनॉमी में लोगों का इनकम बढ़ाया जाए और इनकम से डिमांड साइड को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इस पे फोकस है। दूसरी तरफ सप्लाई साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट करके, स्किल इंडिया की बात करके और कैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करके फोकस करके कैसे उसको भी मजबूत किया जाए। तो डिमांड सप्लाई साइड अगर दोनों मजबूत होता है तो इकोनॉमी मजबूत होता है। और खास करके रूरल एरियाज में अगर इतनी सारी चीज़ें हो जाती है, जो कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इरिगेशन, फसल बीमा योजना, मेरे ख्याल से फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में इस तरह का बजट है जिसमें ग्रोथ में फोकस है, इंक्लूसिव ग्रोथ में फोकस है और कैसे किसानों को ओवरऑल डेवलपमेंट में भागीदारी बना के उनका इनकम अगला 5 साल में डबल किया जाए, इसमें फोकस है। मेरे ख्याल से आज तक कभी किसी बजट में इस तरह की बातें नहीं। ऐतिहासिक बजट। एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ जिसका इतना बड़ा इम्पैक्ट जाएगा। 1.5 करोड़ लोगों को जो कि ग्रामीण बीपीएल की महिलाएं हैं उनको आप एलपीजी सब्सिडी दें। तो इससे क्या हुआ, आप देखो डबल फायदा हुआ। ये एक छोटी चीज नहीं है, ये 2000 करोड़ रकम छोटी हो सकती है बजट के लिहाज में, पर इसका इम्पैक्ट आज आप देखते हो गाँवों में जो लोग हैं, महिलाएं, जीवन दुर्भर है। पहले लकड़ी कलेक्ट करो और फिर स्मोक लो। और वित्त मंत्री ने भी बोला कि आप उसमें कुकिंग करते हो तो 60 सिगरेट्स का स्मोक चले जाता है आपके पास में। तो कितना हेल्थ के लिए, तो ये 2000 करोड़ छोटा एलोकेशन है। पर दूसरा बेनिफिट क्या है, मैंने जैसे सेक्रीफाइस एलपीजी सब्सिडी दी, तो अब मुझे लगा कि मेरा जो एलपीजी सब्सिडी है वो बीपीएल की महिला को चले गई। तो नाउ आई एम प्रमोटेड, आई एम गेटिंग ए एनकरेजमेंट that I should give up my LPG subsidy because it is used for a person who is living in a BPL family, a woman who is going to get this. So basically a very strong outreach to rural India. People will always encourage to give up those things where he knows or she knows that what will strong be the outreach use of that. to rural India, and also at the same time ensuring a massive social security, especially when we are talking about that particular saving. Gaurav, another thing, the way FM started out in the morning saying that the economy is on the right track, and in fact, if you remember, he said that CPI inflation has come down from 5.4% to 9+. Now, if you and that of course is a big relief for public. So if you take into consideration all deliverables associated with budget and the kind of thought that goes into making of it, how do you think budget acts as a tool or an apparatus to overall control inflation or counter inflation, because inflation continues to be our macroeconomic goal? Very interesting fact I will share with you. Our WPI is negative for last 15 months and CPI is roaming around 5.6%. Why? What is the economic meaning of this? Economic meaning is that a farmer, the price of the farmer of the product is going down, but the same product is sold to a retailer, or retailer is selling the same product at a higher price. Why? Because we always used to say that distribution channels are the problems. Because I am growing, for example, tomato in a farm in Jharkhand, I can't take the tomato to Delhi Mandi for selling. क्या इसीलिए ई प्लेटफॉर्म की बात की गई है? प्लेटफॉर्म नहीं, उसके लिए मैं आर्यन बताता हूँ। ये जो ग्रामीण सड़क योजना है ना, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि हमारी जो फार्म से मार्केट की डिलीवरी है वो लिंक हो जाएगी। अभी तो है ही नहीं, neither a truck can go to the last farmer nor it can come out. So इसके इम्पैक्ट, ये ग्रामीण सड़क योजना ये नहीं है कि गांव के लोग शहर कैसे आराम से आएंगे। ग्रामीण सड़क योजना है कि फार्म का जो आउटपुट है वो सीपीआई जो बढ़ता जा रहा है वो कैसे कम किया जाए, एक मेजर। दूसरा मेजर, पल्स। We are aware of our pulse situation. We are moving towards protein-rich diet. Our eating patterns are changing. So a separate fund for promoting the people so that they should move from cereal to cash crop is a big move. It's not a small move. That how a farmers are going to move from a cereal to a cash crop.
because this is going to counter the inflation, because major factors of inflation is food inflation. All other factors, fortunately, touch wood, is in the favor of the government and the common man of our country. So the food inflation they had targeted, indirectly the benefit will come and CPI will also बिल्कुल ये उम्मीद करते हैं। गोपाल कृषि, आपको लगता है, सर मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपको लगता है कि जो ढांचागत निवेश को लेकर एक बड़ी कोशिश हमें देखने को मिली है, 2,21,000 करोड़ रुपए एक तरीके से शहरी ग्रामीण इलाकों में देखा जाए, क्योंकि बुनियादी ढांचे को विकास किए बिना आप अगर अपनी पहुंच ही नहीं बनाएंगे, जो बात गौरव कह रहे हैं, चाहे वो शहर हो चाहे गाँव हो, अगर आप पहुंच ही नहीं बनाएंगे तो विकास की रफ्तार को आप गति कैसे देंगे? आपको लगता है कि ये भी कम से कम एक बड़ा थ्रस्ट एरिया था लंबे समय से, जिसको एक तरीके से बहुत बेहतर सोच के साथ एलोकेशंस किए गए? हाँ, ये तो सबसे बड़ा बात यही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा था, क्योंकि उसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तब आता है कि उसको डिमांड चाहिए। और दूसरी बात थी कि बैंकिंग सेक्टर में जो एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स थे जिसके थ्रू बैंकों ने फाइनेंस किया था, या प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स लिए हुए थे, चाहे रोड्स के कंस्ट्रक्शन के हों, पावर सेक्टर के हों, और तो वो वेरियस कारणों से कहीं ना कहीं अटके हुए थे, फंसे हुए थे, और उसमें इसके कारण वो साइकिल एकदम स्टैंड स्टिल हो गई थी और वो रुक गई थी। तो इस सरकार ने बहुत कोशिश करके उन लगभग 70,000 प्रोजेक्ट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया जो किसी न किसी कारण से रुक गया। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने उनको आइडेंटिफाई करके बहुत कर लिया, चाहे उनके फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग की बात है, तो इसमें बैंकिंग सेक्टर के रीस्ट्रक्चरिंग का भी बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया। हमने आज फोकस किया एग्रीकल्चर सेक्टर को, लेकिन बाकी भी बहुत महत्वपूर्ण इस बजट में डायरेक्शंस दिए हैं बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स के, कंसोलिडेशन। वित्त मंत्री ने स्पष्ट कहा कि हमारे पास 27 बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उतनी क्या जरूरत है, वो अंडर कैपिटलाइज्ड है, उनको ठीक करने के लिए उन्होंने कई स्कीम्स इसमें सजाए कि उनको 5-6 बैंक में मर्ज किया जाए, उनको कैपिटलाइजेशन करने के लिए 25,000 करोड़ का प्रावधान किया है। तो बैंकिंग, उससे क्या होगा कि बैंक मजबूत होंगे, हमारे प्रोजेक्ट्स को, जो शुगर के प्रोजेक्ट्स अटक गए थे, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट अटक गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट अटक गए थे, उनको फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग की एक अथॉरिटी बनाने की भी बात की है, जो कि एक निष्पक्ष रूप से एक इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेके उन प्रोजेक्ट्स को चला सके। तो इससे ये केवल एग्रीकल्चर सेक्टर की बात नहीं है, हमारी जो प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमी के लिए जिनका बहुत बड़ा योगदान है, कॉर्पोरेट सेक्टर जिसको कहते हैं, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है कि जो उन्होंने टारगेट किया था कि 25% का हम कॉर्पोरेट टैक्स कर देंगे, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि जो नई कंपनियां आएंगी और अगर वो जो अपने इंसेंटिव्स को फोरगो कर सकते हैं तो 25% के टैक्स स्लैब को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यह उनको इंडिपेंडेंस दी है कि आप इंसेंटिव्स को फोरगो करिए। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छे or far-reaching changes. So basically, quick thought on the similar lines: rationalization of corporate tax and all the speculations, Gaurav, earlier that were being made on MAT issue, all of that. Do you think that's really addressed to happy corporate India today? Satisfied? See, corporate India's expectation was little bit unfair, what I would say, because ultimately budget is a balancing act. Because you can't forgo all sources of revenue. So corporate India was thinking that in one shot our in tax rate will be reduced from 30 to 25%, but it is a gradual process. So little bit the reaction time, direct impact, they may feel sad, but indirect impact, mind it, when the demand is going to grow in rural sector, who is going to get benefit? But I want to ask you here, we're also looking at a tax holiday as far as the startup big picture is concerned. Now, aspirations of young India, and especially whenever Prime Minister Modi, Honorable Prime Minister, has talked about startup, it's one of the cherished dreams that India has to emerge like world's startup capital, not just the Startup India mission. So tax holiday there, that has come on expected lines? That's on the expected lines, because startup was expecting this, and I think Prime Minister at some forum had little bit gave an indication of this also. One small thing which I will share, which is a very small thing, maybe not many experts had targeted that. PPP. As per World Bank 2011 report, India is the best country for PPP projects. Now, what is the problem? Why PPP projects were failing in last 5-6 years? Because in midway, the private sectors were leaving the projects. Now, in this budget, there is an appellate authority for PPP projects. If I am a private participant
and government, I am participating with the government. If I had some grievances with the government player, I can go to an So there's a renewed focus on the PPP model. And PPP model is having a very big impact, because for all the projects, government can't give money from their pocket. It's always a collective effort of Team India. So private, this is a very small movement, but it is going to have a very big impact on the corporate growth. So when you were talking about corporate India, directly they might not be very happy, but tomorrow they will realize that domestic demand is going to help them. Hidden benefits. Rural demand is going to help them. बिल्कुल जाहिर सी बात, सारा चीजें चैनलाइज हैं एक दूसरे के साथ, उसका असर मिलेगा। हक साहब, आपको लगता है कि जिस तरीके से कोशिश तमाम तरीके से की गई, सामाजिक सुरक्षा की तमाम योजनाओं के साथ में फसल बीमा योजना का जिक्र भी किया गया, आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से भी जो कोशिश है, क्योंकि अगर हम खेती किसानी में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर बात करें कि ऐसा इकोसिस्टम देना ही पड़ेगा, एक भरोसा की बात की जाए, विश्वास बहाली की बात की जाए किसानों के लिहाज से कम वो एक माहौल बनता नजर आ रहा है कि साहब ठीक है, अभी जो दिक्कतें थी उसके अलावा भी हम आपको एक ऐसा माहौल दे रहे हैं कि ये व्यवसाय जो है आपके लिए खेती लाभदायक आने वाले समय में होगा। बिल्कुल, दो चीज़ों की बड़ी ज़रूरत थी, खास करके फसल बीमा योजना की। 2 साल डिजास्टर्स के बाद आपने देखा पिछले 2 साल में कैसे हालत हो गई थी किसानों की, तो ये एक बहुत ही टाइमली कोशिश है मेरे ख्याल से कि कैसे 5,500 करोड़ रुपये इस साल का बजट में प्रोविजन रखा, और स्टेट गवर्नमेंट भी अगर उसी तरह से उसको शेयर किया या प्रॉपर कोऑपरेट किया तो मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा किसानों को। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और, मैं चूँकि पिछला कॉन्टेक्स्ट में फूड प्राइस इन्फ्लेशन की बातें हो रही थी, फूड प्राइस इन्फ्लेशन का आज के दिन में एक तो है कि कुछ कमोडिटीज में डिमांड सप्लाई का जो प्रॉब्लम है वो है, कैसे सप्लाई साइड को स्ट्रेंथन किया जाए। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उसको एलोकेशन बढ़ाया गया, एक तो वो है। दूसरी बात यह है कि जो प्राइस स्प्रेड है, फार्म गेट का प्राइस और रिटेल प्राइसेस में इतना डिफरेंस, कहीं 50 पैसा टमाटो का दाम है और कहीं 20 रुपया हम दिल्ली में खरीदते हैं, तो ये गैप्स कम हो जाएगा जब नेशनल मार्केट होगा, और नियरेस्ट मार्केट में भी फार्मर्स को जाके मालूम होगा कि कौन सा मार्केट में कितना अराइवल्स है, कितना प्राइस है, और ई ट्रेडिंग करके प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किया जाएगा, हर एक फार्मर्स का उसमें उसका एक्सेस होगा। तो किसी भी मार्केट में अगर ज़्यादा प्राइस है तो वहाँ ऑनलाइन ट्रेड वो कर सकेंगे। यही पे एक चीज छोटी सी कि आपको लगता है कि ये कितना व्यवहारिक है, क्योंकि हम जिस किसान के बारे में जिक्र कर रहे हैं कई बार वो अवेयर नहीं होता है, कितना व्यवहारिक, क्योंकि राज्य सरकारों का भी इसमें रोल है। बिल्कुल है, अवेयरनेस बिल्ड करना पड़ेगा, और डीडी किसान चैनल है उनके थ्रू से रेगुलर मेरे ख्याल से कैंपेन होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन कैंपेन, और मेरे ख्याल से हो रहा है, शुरुआत है, और मेरे ख्याल से अगला 1 साल तक में मेरे ख्याल से काफी इसका फर्क पड़ेगा। अवेयरनेस के बारे में एक फैक्ट दे दूं आपको, हमारे यहाँ 25 करोड़ स्मार्टफोन यूजर है और 90 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स है। तो जो गांव की परिकल्पना आप और मैं कर रहे हैं, वो गांव टेक्नोलॉजिकली उससे आगे बढ़ चुका है। सही बात, कई बार हम लोग जमीनी सच को सगल नहीं पहचान पाते और बदलाव इतनी जल्दी हो रहे होते कि शायद उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन शायद उस नब्ज को प्रधानमंत्री कई बार छूते हुए नजर आते हैं। आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पेनिट्रेशन है रूरल लेवल पे, कुछ आंकड़े बताते कि अभी भी 20% है, जो कि अभी भी हमारे लिए चैलेंज है। लेकिन ये जो डिजिटल इंडिया के यारेंद्र जिस प्रकार से शुरुआत हुई थी और इस बजट में डिजिटल इंडिया को जिस तरीके का बढ़ावा मिला है, वो पेनिट्रेशन डिजिटल इंडिया के बेनिफिट्स गांव-गांव तक जाए, क्या लगता है कि अब वो एक सपना साकार हो सकता है? क्योंकि ये केवल एक फोन या स्मार्टफोन की बात नहीं है, इंटरनेट पेनिट्रेशन 2 टायर 3 टायर नहीं। आप ये देखो, कृषि में मतलब एक और रोचक तथ्य बताता हूं कि अब जानवरों के खरीदने बेचने के लिए भी एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म आ गया। तो ये टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, कृषि क्यों हम पिछड़ गए आप बताओ? कि हमारे क्या किसान कमजोर थे, हमारे क्या किसान में मेहनत नहीं करते थे, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन नहीं पहुंच रहा था। प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को समझा और टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन लेके वो पहुंचे। आज पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये क्या है? प्रोडक्टिविटी। मैं ये कहता हूं आर्यन जी, दिस बजट इज द इंसेप्शन ऑफ नेक्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन। ऑलराइट, बिल्कुल। I want your thoughts on this. ये जो टेक्नोलॉजी की बात जैसे आपने की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द इकोनॉमिक सर्वे इट सेड देयर इज अ अनटारगेटेड सब्सिडी ऑफ अराउंड more than 1 lakh crore going to that segment of the society which is not which does not require that subsidy or that kind of incentives. So the use of JAM, Jan Dhan Yojana, Aadhaar and mobile technology, this budget very specifically said that will be used to give targeted subsidy and the subsidy to direct benefit transfer. That infrastructure will be used to
conserve the leakages in the subsidy, reduce the subsidy burden on the budget. That's very important new initiative that will be taken. बिल्कुल, और एक छोटे से ब्रेक के लिए अगर रुकना होगा, और लेकिन हम जब वापस आएंगे तो समझेंगे आखिर बैंकिंग सेक्टर को लेके भी कई प्रपोजल्स दिए गए, कई प्रकार के इनिशिएटिव्स लिए गए, वो किस तरीके से आने वाले समय में कारगर साबित होते नजर आएंगे, इस मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन पहले छोटे से एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। आपका ऑफिस भारत है, जगह जगह है धूल की चादर, हर स्कूल हर कॉलेज भारत है, बेपरवाही का ये मन, हर सड़क हर गली भारत है, हर धरोहर हर घर भारत है। और भारत को स्वच्छ करने में कपड़े तो गंदे होंगे ही। जैसे आपने संकल्प लिया है भारत को बेहतर बनाने का, वैसे ही हमने भी संकल्प लिया है बेहतर को और बेहतर बनाने का। महाशक्तिशाली घड़ी इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। डैड, अगले हफ्ते मैं कितने साल की हो रही हूँ? 18? 19? 18। तो पिछले साल की तरह कोई टेडी बियर या रोबोट मत लाना। देखना कहीं ये टेडी बियर तो नहीं है, देखो जरा। वाओ! थैंक यू डैड। एक पेंडेंट काफी होता। बेटी बड़ी हो गई है, उसके फ्यूचर के लिए छोटा छोटा नहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट। उसकी खुशी है हमारी तैयारी। LIC के सिंगल प्रीमियम प्लान्स, बार बार प्रीमियम नहीं, सिर्फ एक प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट और जिंदगी भर की निश्चिंता। Introducing SBI Asset Backed Loan, a loan against mortgage or property, with simple and quick processing facility, best interest rates, and easy repayment options. SMS SBI ABL to 567676. आज का थोड़ा कुछ कल का बहुत कुछ बन सकता है। इसीलिए LIC का जीवन शिखर, वन टाइम प्रीमियम इक्वल्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सबका बजट में। हम लगातार बात कर रहे हैं किस तरीके से बजट के बाद में जो तमाम प्रावधान है वो आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को गति देते नजर आएंगे। तमाम जो कोशिशें की गई हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से, उनमें क्या कुछ महत्वपूर्ण है। पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ। अगर आपको लगता है कि हम बैंकिंग का जिक्र कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वित्तीय अनुशासन पे बहुत ज़्यादा जोर नजर आ रहा है। जिन 9 क्षेत्रों का जिक्र भी वित्त मंत्री ने किया उनमें वित्तीय अनुशासन का जिक्र भी किया गया। हर जगह कम से कम अब गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, कम से कम ये चीज और बढ़ते नजर आ रहा है। बैंकिंग सेक्टर के लिए उन्होंने एक सेंटेंस अपने बजटीय भाषण में दिया कि अब क्रेडिट के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगा। मींस कि अब डायरेक्ट हम गवर्नमेंट क्रेडिट किसको देनी किसको नहीं देनी, इट विल बी प्योरली ऑन प्रोफेशनल जजमेंट, ऑन द प्रूडेंस जजमेंट। फर्स्ट थिंग। सेकंड, एनपीएस जो है एक बड़ी ग्रोइंग प्रॉब्लम है। अब उसके बारे में वित्त मंत्री ने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया कि वी विल बी टैकलिंग दिस, बट एनपीएस इज नॉट समथिंग विच बजट should speak about. This is out of budget issues because this 25,000 crore which is allocated as a capitalization fund, mind it is not for taking care of NPAs, growing NPAs, because NPAs का जो अनुमान है, मतलब उसके कई अनुमान है, पर एक मोस्ट कंजर्वेटिव अनुमान है 3.5 लाख करोड़ का के आसपास का। ठीक हाँ, पर एक अनुमान 5.5 का भी है। तो इसका कोई आकलन तो है नहीं। तो इसमें उन्होंने बोला कि वी विल बी टैकलिंग दिस इश्यू not in the budget, but we are aware of this growing problem. But मैं इसमें छोटे-छोटे संक्षिप्त में बात बताऊं। एक इंद्रधनुष योजना जो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ले रही है।
एक कली बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया है जो कि प्रोफेशनल तरीके से बैंक के टॉप मैनेजमेंट को रिक्रूट एंड सेलेक्ट करेगा। अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन या नहीं, इट इज प्योरली ऑन मेरिट्स। ये रिकैपिटलाइजेशन जो फंड है 25,000 करोड़, ये एनपीएस के प्रॉब्लम के लिए नहीं है, ये जो बासल 3 की रिक्वायरमेंट है बैंकिंग इंडस्ट्री को उसके लिए है। ठीक है। All right, so basically there is already a plan or a fine print in terms of countering the non-performing assets. Because we can't allocate 5 lakh crore for this. All right, now here we're going to slip into another short commercial break. When we'll come back, we'll talk about how middle class aspirations have been met in this particular budget, especially when we talk about service delivery to middle class. Plus, we're also going to talk about the education sector and a big qualitative push that has been given to the Sarva Shiksha Abhiyan and much more. You're watching Sabka Budget, our special coverage of Union Budget 2016-17 on DD National. DD channel, your channel. Stay tuned. Introducing SBI Asset-Backed Loan. A loan against mortgage or property. But simple and quick processing facility. Best interest rates. And easy repayment options. SMS SBI ABL to 567676. आज का थोड़ा कुछ कल का बहुत कुछ बन सकता है। इसीलिए LIC का जीवन शिखर one time premium equals long term benefits. LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज CT100 खुशियों का जैकपॉट। डैड, अगले हफ्ते मैं कितने साल की हो रही हूँ? 18? 19? 18। तो पिछले साल की तरह कोई टेडी बियर या रोबोट मत लाना। देखना कहीं ये टेडी बियर तो नहीं है। देखो जरा। वाओ! थैंक यू डैड। एक पेंडेंट काफी होता। बेटी बड़ी हो गई है, उसके फ्यूचर के लिए छोटा छोटा नहीं, बड़ा इन्वेस्टमेंट। उसकी खुशी है हमारी तैयारी। LIC के सिंगल प्रीमियम प्लान्स, बार बार प्रीमियम नहीं, सिर्फ एक प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट और जिंदगी भर की निश्चिंता। Welcome back to Sabka Budget, and let me quickly go across to Gopal ji, economic analyst. Before we slip into the page, we talked about this middle class sector, middle class segment aspirations, and how service delivery for middle class has been ensured or enhanced. Has this been on the expected lines? Because FM has done many things for the middle class. One, the economy has been kick-started, that indirect benefit will come to the middle class, but they have been given benefit up to tax exemption in the tax till 5,000 rupees on income of less than 5 lakh rupees. Gone into the taxation policy. Yeah, then they have for the rent, the limit for the rent, outgo of rent from 24,000 has been increased to 60,000. Even the housing loan, interest on housing loan has been made exempted till 35 lakhs of loan for a house for less than 50 lakhs of houses, and the service tax has been exempted from less than 60 meters of houses. So many things have been done for the middle class in their insurance, health insurance is benefited. All these benefits indirectly will go to the middle class along with the economic development cycles. That insurance of 1 lakh rupee for the each family members. Then the women LPG connection to women, senior citizens 30,000 health insurance. So I think the middle class has also been taken care of without increasing any tax burden on them. ठीक, हक साहब जल्दी से आपको लगता है कि स्किल इंडिया जैसी चीज़ों पे भी बड़ा जोर रहा, तो कम से कम जिस युवा भारत की हम कल्पना करते हैं उसको और मजबूत सशक्त बनाने के लिए भी काफ़ी कदम? बिल्कुल, स्किल इंडिया या स्टार्टअप वगैरह की जो बातें हो रही है, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करके यूथ को खास करके एक नया दिशा दिखाया जाए, एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया जाए, तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा पहल है ये। और
साथ साथ लेकिन मैं एक चीज़ और जस्ट ऐड करना चाहूँ बहुत संक्षिप्त में कि जो मिडिल क्लास की बात करते हैं, खास करके गांव के लिए बैंकिंग सेक्टर की बातें हो रही थी, वहाँ एग्रीकल्चर का क्रेडिट का जो अमाउंट है इस बार काफ़ी बढ़ा दिया गया है। 9 लाख करोड़ रुपया का प्रोविजन है 8.5 से। और दूसरा इंटरेस्ट सबवेंशन की बात 15,000 करोड़ रुपया का है, बहुत सिग्निफिकेंट है इसको अगर ध्यान से देखें तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में, फार्म्स में। बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, खास करके गाँव के लोगों के लिए, तो मुझे खास करके चूंकि मैं एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट डील करता हूँ इसलिए मैं तो प्रसन्न हूँ। बिल्कुल जाहिर सी बात है किसानों के लिए बुरा दौर सर गुजरा है बीते। अगर बात करें कम से कम 2 मानसून के लिहाज से तो उनके दर्द को सराहने के लिहाज से काफी चीजें नजर आती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार ये चर्चा जारी रहेगी। मन में 1 BHK उसके मन में 4, मेरे बंगले से दिखे सीधा समंदर पार। 40वीं मंजिल पर चमकेगा स्टार अपना। अपना घर होता है हर किसी का सपना, और इस सपने को पूरा करे SBI होम लोन्स। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। Introducing SBI Asset Backed Loan. A loan against mortgage or property. With simple and quick processing facility. Best interest rates. And easy repayment options. SMS SBI ABL to 567676. डैड, अगले हफ्ते मैं कितने साल की हो रही हूँ? 18? 19? 18। तो पिछले साल की तरह कोई टेडी बियर या रोबोट मत लाना। देखना कहीं ये टेडी बियर तो नहीं है, देखो जरा। थैंक यू डैड। एक पेंडेंट काफी होता। बेटी बड़ी हो गई है, उसके फ्यूचर के लिए छोटा छोटा नहीं, बड़ा इन्वेस्टमेंट। उसकी खुशी है हमारी तैयारी। LIC के सिंगल प्रीमियम प्लान्स, बार बार प्रीमियम नहीं, सिर्फ एक प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट और जिंदगी भर की निश्चिंता। Introducing SBI Asset Backed Loan. A loan against mortgage or property. With simple and quick processing facility. Best interest rates. And easy repayment options. SMS SBI ABL to 567676. Welcome back. We are into the last lap of this special coverage on Union Budget, and on education, we need to have one quick comment from Gopal Krishna ji, especially that qualitative push, I'm quoting FM, he's talked about giving it to Sarva Shiksha Abhiyan, and also, you know, this ambitious target or a plan to get the top national universities at par with the international universities. How are we going to achieve that? No, the FM has announced that they will identify 10 private universities and 10 public universities. And bring them world class and level. make them world class, and even that will be opening up them to the international competition and allowing them to invite foreign talents. And they have also announced a 1,000 crore seed capital where it will be matched with other debt financing and other thing, and the higher education will see a major boost with 20 universities. HIFA, Higher Education Funding Agency. Yes, the setting up a higher education funding agency with a seed capital 1,000 crore. Even they have announced that 62 Navodaya Vidyalayas will be opened. So I think the ultimately our education sector was bogged down with closed policies, and if it go now we are opening up in education sector, and basically we'll do it. A big push, a very aggressive push to bring all our educational institutions at the international level. बिल्कुल। गौरव, आपको लगता है 30 सेकंड के अंदर आप बता सके क्या चीज छूटती सी नजर आ रही है इस बजट के अंदर? कहीं कुछ लगता है आपको, उम्मीद और रहती है?
देखिए, दो एक चीजें, एक तो 30 सेकेंड अर्बन इंडिया की जो एस्पिरेशंस थी, और मैं स्पेशली हायर मिडिल क्लास की, क्योंकि हायर क्लास को तो देखो बजट से कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो थोड़ा सा क्या है कि जो सेस बढ़ा है, जिसको किसान कल्याण KKC किसान कल्याण सेस, तो उससे थोड़ा सा एक चीज वो अर्बन इंडिया की एस्पिरेशन, स्पेशली हायर मिडिल क्लास, और दूसरा अब जीएसटी का रोड मैप बिल्कुल चाहिए, नहीं तो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज, जिसमें क्योंकि अब हमारा जो फाइनेंशियल प्रूडेंस और फाइनेंशियल जो मूवमेंट है आगे का, जब भी बढ़ सकता है वो जो जीएसटी के रोल आउट से हम अचीव बिल्कुल, और इसके कारण हमारी रेटिंग कम भी हो सकती है, क्योंकि इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है, सरकार को नहीं बल्कि विपक्ष को। जल्दी से 30 सेकंड में आपको लगता है कि कौन सी और गुंजाइश बचती नजर आ रही है आपको? अनफिनिश्ड एजेंडा, अनफिनिश्ड एजेंडा मेरे हिसाब से बहुत कम है, लेकिन है एक दो। एक तो मेरे एक्सपेक्टेशन था कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन हो, खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एग्रीकल्चर में, और क्रॉप लोन का भी थोड़ा गुंजाइश था, तो मेरे ख्याल से अगले बजट में जरूर उसका पूरा किया जाएगा इस बार, अगर नहीं किया तो, चूंकि ऑलरेडी चर्चा में थी लेकिन नहीं हो पाया किसी भी कारण से। दूसरी बात एक और है कि जिसको हम लोगों ने चर्चा नहीं किया लेकिन बजट में है, जैविक खेती के बारे में है, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में है, जो एक आगे के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए एक दिशा दिखाएगा। एग्रीकल्चर में वो जिस तरह का क्राइसिस हाई कॉस्ट एग्रीकल्चर का आया है वो नहीं आएगा, तो मेरे ख्याल से कुछ अच्छी बातें भी जो हमने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, बहुत सी चीजें मैं जरूर 10 सेकंड आपके लिए, जल्दी। एक फाइनेंशियल मार्केट की बहुत सारी एस्पिरेशंस थी, चाहे वो एसटीटी बढ़ा के भी वो थोड़ा सा वो नेगेटिव हो गया, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी लगाया, इसके लिए फाइनेंशियल मार्केट्स की बड़ी उम्मीद थी, और लोग सोचते थे कि हमारे स्टॉक मार्केट के लिए Ultimately, it has actually come to that one line from where it all started, Arendra, सबका साथ, सबका विकास, and that is what exactly this सबका budget, we're talking about Union Budget 2016-17 is all about. बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर सी बात है सकल, जिस कोशिश को वित्त मंत्री ने किया एक तरीके से बैलेंस बनाने के लिए, तो बहुत कुछ देने की कोशिश की है, लेकिन जो कुछ भी चीजें आई हैं उससे आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को कैसी दिशा मिलती है, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मोटे तौर पर हर एक जगह कम से कम पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि गांव, किसान और खेती को लेकर बहुत कुछ ज्यादा चीजें कही गई हैं। तो हमारे इस विशेष कवरेज जिसमें हम सबका बजट की लगातार बात कर रहे थे सुबह 7 बजे से, फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पे खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। मुझे और सकल को दीजिए इजाजत। बजट की पूरी टीम बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।